हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2021 के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट 3 लेकर। मैं आप सभी से हमेशा बोलता था कि करंट अफेयर्स जरूर देखते रहिए। जिन लोगों ने दिसंबर से करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो किया होगा और अभी तक फॉलो कर रहे होंगे, उनको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में बहुत इमेंस बेनिफिट मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैं ये जनरल अवेयरनेस कवर करवा रहा हूँ लास्ट 5 मंथ्स के 1000+ क्वेश्चन मैं इसमें कवर करवाऊंगा। काफ़ी स्पीड से चलेगा ये लेक्चर। जनरल अवेयरनेस का पार्ट 3 है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए, जो कि 2021 में मेरे ख्याल से 6 मार्च को होना है। 1000+ क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें, तो आप ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आशियान कंजर्वेशन रिजर्व को किस इंडियन स्टेट का फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है? तो आशियान कंजर्वेशन रिजर्व, इसको उत्तराखंड का फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ये देख लीजिए, आशियान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट बनी है। ये जो आशियान कंजर्वेशन रिजर्व है, ये उत्तराखंड यानी हिमालय का जो गढ़वाल रीजन है, उसमें देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे। तो कभी रिवर भी पूछ सकते हैं आपसे। साथ ही साथ आपसे ये पूछ सकते हैं कि रामसर साइट डिक्लेयर करने के लिए जो 9 क्राइटेरिया हैं, उसमें से आशियान कंजर्वेशन रिजर्व ने कितने क्लियर किए हैं? तो 5 क्राइटेरियाज को फॉलो किया है आशियान कंजर्वेशन रिजर्व ने। रामसर साइट कैसे डिक्लेयर किया जाता है? देखिए, 1971 में 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन पर साइन किया गया था, रामसर कन्वेंशन। उसी के तहत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। 1982 में इंडिया इसका पार्ट बना था, तो आपको ये भी रखना है याद। सेकंड क्वेश्चन है, माई टाउन माई प्राइड कैंपेन किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी में लॉन्च हुआ था? तो माई टाउन माई प्राइड कैंपेन ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस पर्पज से? जम्मू कश्मीर में जो SC ST ये सब सर्टिफिकेट बनते हैं ना, OBC के इनकम सर्टिफिकेट, इनकी टाइम बाउंड डिलीवरी के लिए माई टाउन माई प्राइड कैंपेन लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किसने किया है? मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के LG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ये बुक किसने लिखी है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स बुक लिखी है शशि थरूर ने। पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है, आप द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स याद रखिएगा बस। शशि थरूर ने ये बुक लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, और इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? अलेफ, याद रखिएगा। शशि थरूर आपको पता ही है, केरल से जो है कांग्रेस के लीडर है शशि थरूर, उन्होंने ये बुक लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इस बार जो 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, इंडिया की रैंक है 94th। कितनी रैंक है? 94th। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 102, तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है इंडिया ने। हालांकि लास्ट ईयर भी सीवियर हंगर की कैटेगरी में था इंडिया, और इस बार भी सीवियर हंगर की कैटेगरी में है, तो कैटेगरी जरूर याद रखिएगा इंडिया की। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो एनुअल तौर पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा रिलीज किया जाता है। ये साउथ एशियन रैंकिंग है, हालांकि हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन साउथ एशिया में म्यांमार की भूटान की रैंकिंग अवेलेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 102, इंप्रूवमेंट करके इंडिया आया है कौन से प्लेस पे? 94th पे। ये 8 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो 2020-21 के लिए IBA के नए चेयरमैन बने हैं राज किरण राय जी। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं राज किरण राय। ये IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं 2020-21 के लिए। तो राज किरण राय जी चेयरमैन बने हैं, और वाइस चेयरमैन कौन बना है IBA का? तो दिनेश कुमार खारा IBA के वाइस चेयरमैन बने हैं या फिर डेप्यूटी चेयरमैन बने हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीनों तक चलने वाला एक वुमेन इंपावरमेंट कैंपेन है मिशन शक्ति, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है यूपी में। कहाँ पे? यूपी में मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है, जो कि एक वुमेन इंपावरमेंट कैंपेन है और 6 महीने तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, जो कि CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनके द्वारा बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ पर यह मिशन शक्ति कैंपेन लॉन्च किया गया है। वुमेन इंपावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, आपको रखना है याद। उसके अलावा जो यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लखनऊ में। वुमेन सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये भी यूपी में ही लॉन्च किया गया है। बस फर्क इतना है, इसको आनंदीबेन पटेल लॉन्च किया है, और जो मिशन शक्ति है उसको योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के रोहन जेटली जी, अरुण जेटली के पुत्र हैं। इनको अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बनाया गया किसका? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का। 31 वर्षीय लॉयर है, यानी इनके पिताजी भी लॉयर थे और रोहन जेटली भी लॉयर हैं। अरुण जेटली इससे पहले DDCA के प्रेसिडेंट रह चुके थे, अब उनके पुत्र भी DDCA के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन हो गई है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर
अवार्ड के दौरान, मतलब कि कोई अवार्ड जीता है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इवेंट के दौरान ऐश्वर्या श्रीधर ने फर्स्ट अवार्ड जीता है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इवेंट के दौरान कोई अवार्ड दिया गया है। इनको अवार्ड दिया गया है लाइट ऑफ पैशन के लिए। ये एक इनकी फ़ोटो थी जब ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से आग लग गई थी, तो लाइट ऑफ पैशन के लिए इन्होंने एक फ़ोटो खींची थी। हालांकि मेरे ख्याल से जो भी हो, लाइट ऑफ पैशन की एक फ़ोटो थी जिसके लिए ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है। आपको इतना याद रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर, फर्स्ट इंडियन वुमेन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया है किसका? पृथ्वी 2 का नाइट ट्रायल कर लिया है। पृथ्वी 2 एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसकी रेंज क्या है? 250 किलोमीटर। पृथ्वी 1 की है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 ये देख लीजिए, इंडिया ने नाइट टेस्ट कर लिया है उड़ीसा के कोस्ट से। इसका पृथ्वी 2 मिसाइल का 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। 1 टन का वॉरहेड ले जा सकती है पृथ्वी 2 मिसाइल। ये IGMDP प्रोग्राम के तहत डेवलप की जाने वाली फर्स्ट मिसाइल है पृथ्वी 2, इतना याद रखिएगा। IGMDP प्रोग्राम 1985 में अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च किया था। फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल डेवलप की गई हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल वगैरह भी थी, नहीं सॉरी नाग, ये हैं 5 मिसाइल हैं कुछ करके। इस वजह से पृथ्वी 2 फर्स्ट मिसाइल है, आपको इतना याद रखना है। पृथ्वी 2 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। रिसेंटली इसका नाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। यह क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा INS सिंधुवीर जो कि किलो क्लास सबमरीन है किस कंट्री को गिफ्ट दी गई है? तो INS सिंधुवीर इंडिया ने म्यांमार को गिफ्ट दी है। किसको? म्यांमार को। याद रखिएगा, म्यांमार ने इंडक्ट भी कर लिया है INS सिंधुवीर को, बस इतना याद रखिएगा। INS सिंधुवीर जो कि एक किलो क्लास सबमरीन है, म्यांमार की नेवी को इंडियन नेवी द्वारा गिफ्ट किया गया है। आपको पता ही है म्यांमार और इंडिया के बीच में काफ़ी लंबा बॉर्डर पड़ता है, 1640 किलोमीटर का। आप लड़ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल जीवन बीमा ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, किसने लॉन्च किया है? तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका कि हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। 1999 में स्थापना हुई थी IRDAI की। उसने सरल जीवन बीमा करके एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सरल जीवन बीमा, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, 1 जनवरी 2021 से जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो उनको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख तक का हो सकता है और मैक्सिमम 25 लाख तक का, लेकिन मैक्सिमम जरूरी नहीं कि 25 लाख हो, इससे ऊपर भी हो सकता है। एंट्री एज 18 वर्ष होगी और एग्जिट एज 65 ईयर्स, यानी इससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो सरल जीवन बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया 1999 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हैदराबाद में। पहले इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, लेकिन 2001 में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद ट्रांसफर किया गया था। यह क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री द्वारा कला संस्कृति विकास योजना के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं? तो कला संस्कृति विकास योजना को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गाइडलाइंस जारी की है। कला संस्कृति विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके लिए रिसेंटली गाइडलाइंस जारी की गई है। तो आप देखना, कला संस्कृति विकास योजना कल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है, जिसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। यह क्वेश्चन है, किस इंडियन मिसाइल को रिसेंटली INS चेन्नई से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? तो INS चेन्नई से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था ब्रह्मोस को। किसको? ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको रिसेंटली INS चेन्नई से सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। पहले इसकी जो है इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, लेकिन इंडिया MTCR का मेंबर बन गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बन गया है। तो अब ब्रह्मोस की स्पीड नहीं, लिमिट 450 किलोमीटर हो गई। आपको इतना याद रखना है, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल है तो इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मैक। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उनकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है, और 1 मैक इक्वल टू कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड, यानी 332 मीटर पर सेकेंड। ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया और रशिया साथ में मिलकर बना रहे हैं। इसका नाम पड़ा है इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कोवा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनेक्स 2020 ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज होने वाला कौन सा एडिशन है? तो रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका के बीच में श्रीनेक्स 20 8वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन सा? 8वां एडिशन। देख लीजिए, एनुअली इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। श्रीनेक्स 2020 में जो इसका एडिशन था, श्रीनेक्स का 8वां एडिशन था। आपको इतना याद रखना है। बाकी सिर्फ तो आपसे नहीं पूछेंगे कि शौर्य ने पार्टिसिपेट किया और गजबाहु ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतना याद रखिएगा, श्रीनेक्स 2020 ये इंडिया और श्रीलंका की नेवीज के बीच में 8वां एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारोई और शत्रुंजय डैम रिसेंटली ये न्यूज़ में थे, किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो धारोई और शत्रुंजय डैम ये गुजरात में स्टेट है। क्यों लोग मतलब की चर्चा में थे? क्योंकि पीएम मोदी ने फर्स्ट सी प्लेन सर्विस लॉन्च की थी गुजरात में, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। तो इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस कहाँ लॉन्च हुई है? गुजरात में लॉन्च हुई। कहाँ पे? केवडिया गुजरात, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट पे। इसके बाद सी प्लेन सर्विस कहाँ पे स्टार्ट होगी? धरोई डैम और शत्रुंजय डैम। धरोई है महसाना डिस्ट्रिक्ट में और शत्रुंजय कहाँ है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत 2010 में इसका ट्रायल किया गया था। कब? एक जल हंस करके एक फर्म है अंडमान एंड निकोबार में, उसके द्वारा सी प्लेन सर्विस का ट्रायल किया गया था। हालांकि इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस लॉन्च कब हुई है? तो रिसेंटली 31 अक्टूबर को 2020 को लॉन्च हुई। कहाँ पे? केवडिया गुजरात में पीएम मोदी ने लॉन्च की है। जो स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट एयरप्लेन, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए। स्पाइस जेट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल हाउ मैनी, मतलब कि कितने स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड करने के लिए? तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपडेट किया जाएगा 9 स्टेट्स में। कहाँ पे? 9 स्टेट्स में। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को सिलेक्ट किया है जहाँ पे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपडेट किया जाएगा। ये 9 स्टेट्स एंड यूटीज ये हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 14 और सेंटर हैं जिनको खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपडेट करना है। इस समय इंडिया में 24 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो इतना याद रखिएगा, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि स्पोर्टिंग टैलेंट्स को निखारना, ताकि इंडिया भी ओलंपिक में मेडल ला सके। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे अपडेट किए जाएंगे? 9 सेंटर्स में, 9 स्टेट्स एंड यूटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो बोगीबील ब्रिज की टोटल लेंथ है 4.94 किलोमीटर। कितनी है? 4.94 किलोमीटर है। आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक है उसमें, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। बोगीबील ब्रिज 4.94 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। रिसेंटली जीरो राजधानी ट्रेन यहाँ से रवाना हुई। बोगीबील ब्रिज असम में है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, आपको इतना याद रखना है। बोगीबील ब्रिज बन जाने के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो डिस्टेंस थी 7 घंटे से भी ज़्यादा थी, वो कवर होने को आ गई है। तो बोगीबील ब्रिज की लेंथ याद रखिएगा कितनी है? 4.94 किलोमीटर, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। तो क्वेश्चन है, जेसिंडा ऑर्डन की पार्टी ने रिसेंटली किस कंट्री के इलेक्शन में मेजॉरिटी अचीव की है? ये पिछले 50 वर्षों में लेबर पार्टी की बिगेस्ट विक्ट्री है। तो जेसिंडा ऑर्डन रिसेंटली न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। इनकी लेबर पार्टी ने पहली बार पिछले 50 वर्षों में पहली बार मेजॉरिटी हासिल की है। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई? जेसिंडा ऑर्डन। पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी। आपको नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आसियान मेंबर स्टेट्स के जो स्टूडेंट फोरम है उसको रिसेंटली एड्रेस किया है। आपको पता ना आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में। ये देख लीजिए, हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने आसियान मेंबर स्टेट्स के स्टूडेंट फोरम को रिसेंटली एड्रेस किया। ये जो आसियान फोरम है, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है और फंडेड पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। इसमें क्या होता है? आसियान कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेलोशिप उनको प्रोवाइड की जाती है। आसियान कंट्रीज़ आपको पता ही है, 10 आसियान कंट्रीज़ हैं। उन्हीं के लिए 2018 में पीएम मोदी ने APFP यानी आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम लोगों लॉन्च किया था। उसी प्रोग्राम के तहत जो आसियान स्टेट्स के स्टूडेंट फोरम है उनको एड्रेस किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। बात करें आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का इंडिया पार्ट नहीं है, आपको याद रखना है। टोटल 10 मेंबर हैं आसियान में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे पहली SCO स्टार्टअप फोरम हुई है, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? तो अफगानिस्तान इनमें से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। टोटल 8 कंट्री हैं, इसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल है, लेकिन अफगानिस्तान एसोसिएट मेंबर है, मेरे ख्याल से पार्ट नहीं है। रिसेंटली फर्स्ट एवर SCO स्टार्टअप फोरम को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला कंट्री है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो SCO ग्रुप है उनके जो स्टार्टअप्स हैं आपस में कोलैबोरेट करें, ताकि स्टार्टअप हब के रूप में इंडिया को डेवलप किया सके। SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापना हुई थी, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है SCO के? व्लादिमीर नोरोव। इस समय SCO में 8 कंट्री मेंबर हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों बने थे।
ये क्वेश्चन है, तीसरा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया गया है? तो थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया गया है 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को। हर वर्ष ऑर्गेनाइज नहीं होता है ये। थीम क्या है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का? तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ठीक है, थीम याद रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 था तो कई कंट्रीज ने डाटा सही से प्रोवाइड नहीं किया, तो इससे भी आप थीम को गेस कर सकते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2015 में सेकेंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया था। तब थीम क्या था? ये थीम था, लेकिन आप याद रखिएगा ये वाला जो इस बार है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट जो कि सिडनी में स्थित है, उसने एशिया पावर इंडेक्स रिलीज किया है 2020 के लिए। आपको बताना है एशिया पावर इंडेक्स को किस कंट्री ने टॉप किया है? तो एशिया पावर इंडेक्स को टॉप किया है यूएस ने। किसने? अमेरिका ने टॉप कर दिया है। सेकंड नंबर पे चाइना आया है, थर्ड आया है जापान और फोर्थ आया है इंडिया। एग्जाम में आपसे यही पूछेंगे इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है फोर्थ। टोटल 26 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इंडिया का स्कोर है 39.7 और रैंकिंग है फोर्थ। चाइना जल्दी ही यूएस को पीछे छोड़ देगा इस एशिया पावर इंडेक्स में। एशिया पावर इंडेक्स को किसने रिलीज किया है? लोवी इंस्टीट्यूट जो कि सिडनी में स्थित है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है मालाबार नेवल एक्सरसाइज को? तो इंडिया, जापान, यूएस पहले से थे, ऑस्ट्रेलिया एक नई कंट्री बन गया है जिसने मालाबार एक्सरसाइज को रिसेंटली ज्वाइन किया है। पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया, यूएस और जापान के बीच में ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो मोस्टली अरब सागर में होती है। जब मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी 1992 में, तो सिर्फ इंडिया और यूएस की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। 2015 में जापान ने इसको ज्वाइन किया था और अब 2020 की एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। खास बात क्या है, यही 4 कंट्रीज क्वाड ग्रुप का भी मेंबर हैं। क्वाड आपसे एग्जाम में पूछें तो ये 4 कंट्रीज उसी का मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर सेटअप करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो नीति आयोग द्वारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेटअप करने के लिए अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप की गई है। ये देख लीजिए, अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर सेटअप किया जा रहा है। ये अपनी तरह का पहला इनोवेशन सेंटर होगा इंडिया में। मेरे ख्याल से हो सकता है ये चेन्नई में बने, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, नीति आयोग अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर सेटअप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान सहकार स्कीम रिसेंटली किसने लॉन्च की थी? तो कई जगह पे नरेंद्र सिंह तोमर लिखा हुआ होगा, लेकिन पीआईबी पे पुरुषोत्तम दास रूपाला दिया हुआ था। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, पुरुषोत्तम दास रूपाला। ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर पुरुषोत्तम दास रूपाला ने आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की है, जो कि एक यूनिक स्कीम है। तो ये पीआईबी से लिया हुआ है। अगर कुछ भी बिल फटे तो मेरे नाम पे मत रखिएगा, उसी ने को बोलिएगा। आयुष्मान सहकार स्कीम के तहत एनसीडीसी जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। कितना लोन? देखिए, एनसीडीसी बैंकों को लोन देगा और कोऑपरेटिव्स को, और कोऑपरेटिव्स आपको लोन देंगे। तो आयुष्मान सहकार की स्कीम के तहत आने वाले कुछ वर्षों में 10,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर्स को। एनसीडीसी की बात करें, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये याद रखना है। और अभी तक कोऑपरेटिव्स को 1.60 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स कर चुका है। आयुष्मान सहकार स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनसीडीसी की स्कीम है, ये याद रखिएगा। और ये जो आपका 10,000 करोड़ है, ये आयुष्मान सहकार फंड अनाउंस किया गया है, वो भी याद रखिएगा। 10,000 करोड़ का आयुष्मान सहकार फंड है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी द्वारा इंडिया के फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को किस इंडियन स्टेट में इसका आधारशिला रखा गया है? तो इंडिया के फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम में। कहाँ पे? असम में। किसने रखी है? नितिन गडकरी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। उन्होंने इंडिया के फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रख दी है। कहाँ पे? असम में। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसको 694 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। आपको इतना याद रखना है, अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नहीं है। खास बात क्या है, असम में ही बन रहा है ये। भारतमाला परियोजना क्या है? आपको पता ही है, सड़कों को आपस में जोड़ते हैं ना भारतमाला। सागरमाला में पोर्ट लेड डेवलपमेंट है और भारतमाला में हाईवे लेड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुली रिसेंटली संत मिसाइल का यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इंडिया के किस कोस्ट से या फिर किस इंडियन स्टेट से? तो डीआरडीओ ने संत मिसाइल को सक्सेसफुली ओडिशा से टेस्ट किया है। ये देख लीजिए, एंटी टैंक सन मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने ओडिशा कोस्ट से टेस्ट किया है। ओडिशा का जो चांदीपुर टेस्ट साइट है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहीं से इसको टेस्ट किया गया है। और संत मिसाइल को आपको याद ही होगा,
कई बार नाग भी कहते हैं, ठीक है। हेलिना इसका हेलीकॉप्टर वर्जन है, आपको ये जरूर याद रखना है। नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसको कहते हैं हेलिना। और ये जो संत मिसाइल है ये 4th जनरेशन हो गई है, जब तक ये 3rd जनरेशन थी तब तो इसको नाग कहते थे। बाकी देख लेते हैं। संत मिसाइल फायर एंड फॉरगेट मॉडल पर काम करती है, टारगेट है 15 से 20 किलोमीटर का। ये बाकी ये नहीं पूछेंगे आपसे। तो संत मिसाइल SANT क्या है फुल फॉर्म इसका? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इफको स्थापित किया गया था मेरे ख्याल से 1967 में। ये देख लीजिए, हाँ 1967 में ही इफको स्थापित किया गया था। अब इफको चर्चा में इसलिए है क्योंकि इफको का जो ऑर्गेनिक ज्वाइंट वेंचर है सिफको, सिक्किम इफको ऑर्गेनिक लिमिटेड, इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन का। कहाँ पे? रैंगपो सिक्किम में। बस इतना ही अंतर है। सिफको सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये जो सिफको होगा ये सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाएगा। ये देख लीजिए, हर 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाएगा। और खास बात क्या है, सर्टिफाइड भी होगा। अक्टूबर 2021 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लेट डाउन किए जाएंगे जिनकी लागत आएगी 50 करोड़। तो ये सिफको सिक्किम में स्थापित किया जाएगा, वहीं पर 2 इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी सेटअप किए जाएंगे 50 करोड़ के। सिफको किसकी सब्सिडरी है? इफको की। इतना याद रखिएगा। इफको का देख लीजिए 1967 में इफको की स्थापना हुई थी। चेयरमैन इस समय है BS नकई और MD और CEO कौन है? US अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB द्वारा किस इंडियन स्टेट में 450 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज को मेंटेन करने के लिए 177 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। ये यहां पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र को ADB ने 450 किलोमीटर का हाईवे मेंटेनेंस के लिए 177 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट हुआ है। बस इतना ही याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो PWD है वो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा। ADB लोन दे रहा है रोड अपग्रेडेशन के लिए, कितना? 177 मिलियन डॉलर। ADB की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मनीला, ये मनीला में एक प्लेस है, मडल योंग वहीं पर है। और प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा, रिसेंटली रीअपॉइंट हुए हैं ये। और अशोक लवासा ADB के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, आपको पता ही होगा। मेंबर कितने हैं ADB में? मेरे ख्याल से 68 मेंबर थे, 68 ही मेंबर थे। OECD के 44th इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? तो 44वें इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 2nd। टॉप करता है चाइना, यानी सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो है चाइना के हैं। 4.3 लाख माइग्रेंट्स के साथ चाइना इस रिपोर्ट में टॉप करता है। इंडिया की रैंक है 2nd। 3rd कंट्री कौन सी है? रोमानिया। तो याद रखिएगा OECD द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट का 44वां एडिशन रिलीज किया गया है। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस में है, जहां पे FATF का हेडक्वार्टर है। इसी के सेक्रेटरीट में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किसने मोस्ट अवेटेड हाइड्रोजन ब्लेंडेड CNG बसेस को हरी झंडी दिखाई है नई दिल्ली में? तो दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान ने SCNG बसेस को हरी झंडी दिखाई है, याद रखिएगा। SCNG बसेस को और इंडियन ऑयल के कॉम्पैक्ट रिफॉर्मर प्लांट को, दोनों को हरी झंडी किसने दिखाई है? धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई है। और कहां दिखाई है? नई दिल्ली में दिखाई है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने 2 हाइड्रोजन एंड CNG डिस्पेंसिंग स्टेशन भी सेटअप किए हैं। कहां पे? दिल्ली में। जब भी कोई पेट्रोल सेक्टर से नया इनिशिएटिव आए तो याद रखिएगा इंडियन ऑयल ही उसको कर रहा है। जैसे विंटर गेट डीजल किसने लॉन्च किया था? इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया था। तो ये कॉमन सेंस लगा लीजिएगा बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी सहेली इनिशिएटिव रिसेंटली किस एंटिटी ने रिलीज किया है? तो मेरी सहेली ये महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अमरावती एक्सप्रेस में भी इसको लॉन्च कर दिया गया था। मेरी सहेली इनिशिएटिव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये इनिशिएटिव है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। ये देखिए RPF की लेडी सब इंस्पेक्टर जो है रहती हैं पैसेंजर ट्रेन में और महिलाओं की हेल्प करती हैं। मेरी सहेली इनिशिएटिव को इनिशियली जो मुंबई बांद्रा से रिलेटेड ट्रेन थी वहां पर रन किया गया था, लेकिन आप इतना याद रखिएगा मेरी सहेली इनिशिएटिव इंडियन रेलवे या फिर RPF का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसको अप्रैल 2020 में सेटअप किया गया था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी में इसका हेडक्वार्टर है IFSCA का। चर्चा में इसलिए था क्योंकि IFSCA ने रिसेंटली रिट्स और इन्विट्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलीज किए थे। तो रिट्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इन्विट्स का भी याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोनों के लिए गाइडलाइन जारी की है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो बने हैं इंजीती निवास।
इंजीती श्रीनिवास IFSCA के फर्स्ट चेयरपर्सन बने हैं और इसका टेन्योर 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वहीं पर IFSCA का हेडक्वार्टर है। इसका जो IFSCA है इसका रेगुलेशन अलग से ही होता है, यहाँ पे जो भी सेक्टर होगा उसका रेगुलेशन अलग से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS कावरत्ती जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है। रिसेंटली इसको इंडियन नेवी द्वारा कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो INS कावरत्ती इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में मेरे ख्याल से, विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। INS कावरत्ती को इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। देख लीजिए INS कावरत्ती जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है, इसको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो नेवल डॉकयार्ड है वही इंडियन नेवी में समर्पित किया गया है। बाकी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि DMR 249A टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया है कि नहीं। हालांकि ये याद रखिएगा INS कावरत्ती कोमाटा क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता में। INS कावरत्ती इसको विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DME फायर्ड डाई मिथाइल ईथर, DME मतलब डाईमिथाइल ईथर, DME फायर्ड अदिति ऊर्जा सांच जो कि एक यूनिट है, इसको रिसेंटली किसने इनॉग्रेट किया है? तो DME फायर्ड अदिति ऊर्जा सांच को रिसेंटली रिलीज किया है या फिर इनॉग्रेट किया है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये देख लीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने डाई मिथाइल ईथर यानी DME फायर्ड अदिति ऊर्जा सांच को रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। साथ ही साथ DME LPG ब्लेंडेड फ्यूल सिलेंडर को भी इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? जो CSIR की नेशनल केमिकल लैबोरेटरी है दिल्ली में, वहीं पर इनॉग्रेट किए गए हैं। तो इतना याद रखिएगा CSIR की नेशनल केमिकल लैबोरेटरी द्वारा इंडिया के फर्स्ट DME डाई मिथाइल ईथर सिलेंडर को डेवलप किया गया है और इनकी कैपेसिटी कितना है? 20 से लेकर 24 kg। ये जो DME फायर्ड अदिति ऊर्जा सांच हैं इनको इनॉग्रेट किसने किया है? तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, क्या नाम है उनका? डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में 2019 में टॉप डेस्टिनेशन कौन सा स्टेट रहा है? तो डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में यूपी ने टॉप किया है। सबसे ज्यादा यूपी में आए हैं टूरिस्ट। डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें, ये देख लीजिए जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं 2019 में सबसे ज्यादा यूपी में आए हैं। तो यूपी में टूरिज्म अच्छा प्रमोट हो रहा है। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के रिलीज किया गया है जिसमें लगभग 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट ने, इतने ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं, अजीब बात है। इतनी तो मतलब पॉपुलेशन का आधा हो गया लगभग। सेकंड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। इतना याद रखिएगा। पहले तमिलनाडु टॉप पे रहता था डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में, लेकिन यूपी ने उसको पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब यूपी के जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट किया है। बाकी आपको बढ़ा दिया मैंने मिशन शक्ति और सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये भी यूपी के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन हो गई है जिसने टैक्सेस को पे करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है? तो सिंगापुर वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने टैक्सेस को पे करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये देख लीजिए सिंगापुर वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गई है जो टैक्सेस को पे करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज करेगा। इसमें क्या होगा? 400 टाइप की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें टैक्स भी शामिल होगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से आप अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये जो सिंग पास फेस वेरिफिकेशन है, सिंगापुर का इनिशिएटिव है सिंग पास फेस वेरिफिकेशन, इसी के तहत आपको टैक्सेस पे करने की आज़ादी मिल जाएगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने किस मोबाइल कंपनी को सिलेक्ट किया है मून पर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? तो लूनर सरफेस पर 4G नेटवर्क कौन प्रोवाइड करेगा? नोकिया को रिसेंटली नासा ने सिलेक्ट किया है। नोकिया की एक सब्सिडरी है नोकिया OS, इसको नासा ने सिलेक्ट किया है और ये ऐसा फर्स्ट एवर सेल्यूलर नेटवर्क हो गया है जो मून पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं LTE सोल्यूशन या फिर 4G नेटवर्क कौन प्रोवाइड करेगा? नासा के द्वारा सिलेक्टेड है नोकिया। 2022 के आखिरी तक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को वारहेड के साथ किसने डेवलप किया है? तो हमारा मिसाइल एक ही बंदा डेवलप करता है, DRDO। ये देख लीजिए नाग मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है वारहेड के साथ। कहाँ पे? पोखरण फील्ड रेंज में, राजस्थान में। इसको डेवलप किया है DRDO ने। कुछ समय पहले ही संद मिसाइल का टेस्ट किया गया था जो कि हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसको हेलिना भी कहते थे, मैंने आपको बताया था, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये
4th जनरेशन वर्जन था। हालांकि नाग जो है 3rd जनरेशन मिसाइल सिस्टम है। तो नाग का रिसेंटली पोखरण रेंज से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। संत भी इसका इन्हांस वर्जन है, याद रखिएगा। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको IGMDP इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है और IGMDP प्रोग्राम 1985 में लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बताया है। DRDO ने नाग मिसाइल को टेस्ट किया है। रेंज क्या है? 10 किलोमीटर के आसपास रेंज है इसकी। DRDO की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी। मोटो पढ़ लीजिएगा आप, और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स न्यू दिल्ली में रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी किसने इनॉग्रेट किया है? तो इंडिया की सेकंड रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है, जिसको श्रीपद यसो नायक ने इनॉग्रेट किया है। ये देख लीजिए, नई दिल्ली के एम्स में आयुष मिनिस्टर श्रीपद यसो नायक ने रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी को इनॉग्रेट किया है। ये जो RRDR है, रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी, ये इंडिया की सेकंड रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है, जिसको नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में इनॉग्रेट किया गया है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। अच्छा, ये इंडिया की सेकंड RRDR है, तो इंडिया की फर्स्ट RRDR कहाँ है? इंडिया की फर्स्ट RRDR है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, जो कि चेन्नई में आता है। तो ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट RRDR कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। और सेकंड कहाँ हो गई है? नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट है, हालांकि वो जो नई दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली और गूगल आर्ट के साथ मिलकर किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल जो कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं, दोनों मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा नेशनल म्यूजियम और गूगल आर्ट के साथ जो मिलकर बनाया गया है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, उसको लॉन्च कर दिया गया है। ये देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। ये कोलैबोरेशन है किसके बीच में? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में और गूगल आर्ट्स के बीच में। लाइफ इन मिनिएचर यानी जितने भी हमारे इंडिया के मिनिएचर्स होंगे उनको डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2011 में इसके लिए गूगल के साथ मिलकर नेशनल म्यूजियम ने कोऑपरेशन किया था। अब जाके वो कंप्लीट हुआ है। और लॉन्च किसने किया है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों बाद इंडिया को ILO की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? तो आफ्टर 35 ईयर्स, 35 वर्षों बाद इंडिया को ILO की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है। यहाँ पढ़ लीजिए, ILO की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को 35 वर्षों के बाद। इंडिया की जो लेबर सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा, नाम याद रखिएगा, इंडिया की लेबर सेक्रेटरी कौन है? अपूर्वा चंद्रा। ये 2020 अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरपर्सन रहेंगी। तो नाम वाइज आप याद रखिएगा, हालांकि आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया की है अपूर्वा चंद्रा। ILO की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप इंडिया को 35 ईयर्स के बाद मिली है। ILO में 187 मेंबर हैं और नवंबर 2020 से जो गवर्निंग बॉडी की बैठक हो रही है उसको हेड करेंगी अपूर्वा चंद्रा। ILO की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। रशिया में जब क्रांति चल रही थी तब इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और गाय राइडर DG हैं ILO के। यह क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा किसान सूर्योदय योजना किस इंडियन स्टेट के फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है? तो किसान सूर्योदय योजना गुजरात के फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है। पर्पस क्या है? डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। मोस्टली कोशिश की जाएगी कि सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए किसानों को। तो किसान सूर्योदय योजना गुजरात गवर्नमेंट की है और PM मोदी ने लॉन्च की है। तो डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि इरिगेशन पर्पस को सॉल्व कर सकें। रीजन भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद ये एग्जाम में पूछे, गिर सोमनाथ, पाटन एंड दाहोद डिस्ट्रिक्ट ये शामिल है। और किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत कहाँ से हो रही है ये आपको बताना चाहिए, जूनागढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है। ये देख लीजिए। साथ ही साथ PM मोदी ने एक टेम्पल रोपवे का भी इनॉग्रेशन किया है जिसकी कॉस्ट है 130 करोड़ रुपए। बाकी मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान सूर्योदय योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक ने किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इंड स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए? तो इंड स्प्रिंग बोर्ड ये IIT मद्रास के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। इंड स्प्रिंग बोर्ड देखिए, IIT मद्रास इंक्यूबेटेड जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगा इंडियन बैंक। कौन से इनिशिएटिव के तहत? इंड स्प्रिंग बोर्ड। तो IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी इंड स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव के तहत। फंडिंग कौन देगा? इंडियन बैंक। ये देख लीजिए, 50 करोड़ तक का लोन देगा स्टार्टअप्स को अगर आप IIT मद्रास से रिलेटेड हैं या फिर इंक्यूबेटेड हैं। ये देख लीजिए, 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की गारंटी भी प्रोवाइड होगी। CGTMSE की गारंटी भी प्रोवाइड होगी 2 करोड़ तक के लोन के लिए। हालांकि 50 करोड़ तक का लोन दे सकता है इंड स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव के तहत कौन? इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना या फिर इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, ये स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? तो इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज ये स्कीम लॉन्च की गई है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम लॉन्च कर दी है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना
किसकी हेल्प से? तो नाबार्ड की हेल्प से स्कीम लॉन्च की गई है। नाम याद रखिएगा, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना या फिर इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, उत्तराखंड में नाबार्ड की हेल्प से लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनको 3 लाख से, या फिर ये देख लीजिए 3 लाख, जो 2 लाख पहले लोन मिलता था उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, इंटरेस्ट फ्री लोन। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इसमें जो 2 लाख मिलता था लोन इंटरेस्ट फ्री, अब उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। नाबार्ड इसमें हेल्प करेगा किसकी? उत्तराखंड गवर्नमेंट की। उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th यानी कि 190वां मेंबर बना है? तो एंडोरा IMF का 190वां मेंबर बना है, 190th याद रखिएगा, 190वां मेंबर बना है IMF का। कौन? एंडोरा। ये देख लीजिए, एंडोरा का जो SDR वैल्यू होगा 82.5 मिलियन होगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आपको पता है इसके आधार पर कोटा प्रोवाइड किया जाता है किसी कंट्री को। एंडोरा जो है IMF का 190th कंट्री बन गया है, इतना याद रखना है। IMF की बात करें तो 1945 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF की? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनाउंस किया है कि वो ऑटोमेकर कस्टमर्स एंड डीलर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा? तो BOI, बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप कर रहा है, ताकि टोयोटा के जो कस्टमर्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। इससे क्या होगा, देखिए ऑन रोड प्राइस का 90% पेमेंट प्रोवाइड करेगा कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा, 84 मंथ्स के लिए, यानी कि 7 वर्षों के लिए ये लोन दिया जाएगा। सपोज करिए 10 लाख कीमत है कार की, तो आपको 9 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन आपको टोयोटा की ही गाड़ी लेनी पड़ेगी तभी आपको मिलेगा। तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टनरशिप की है इन्होंने। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में स्थापना हुई थी, ये मत याद रखिए। हसमुख अढ़िया जो है इसके चेयरपर्सन है। MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रिसेंटली 30 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जारी की गई है, उसमें से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इंप्लीमेंट करने में टॉप पोजीशन मंडी डिस्ट्रिक्ट ने हासिल की है। आपको तो मंडी डिस्ट्रिक्ट किस इंडियन स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसको इंप्लीमेंट करने में टॉप पोजीशन हासिल की है। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इंप्लीमेंट करने में 30 जिलों में ये टॉप रैंकिंग हासिल की है। सेकेंड रैंक किसने हासिल की है? जो हिमाचल प्रदेश है उसने स्टेट लेवल पर सेकेंड रैंक हासिल की है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इंप्लीमेंट करने में। मंडी डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो हिमाचल प्रदेश की है ये नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 250 से अधिक पॉपुलेशन वाले हर गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाता है, और अगर लेफ्ट विंग इफेक्टेड है गांव तो वहां पे 100 पॉपुलेशन होगी तब भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च की गई थी। ये देख लीजिए, प्लेन एरियाज में 500 प्लस और नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमालयन स्टेट में 250 प्लस अगर पॉपुलेशन है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के इंप्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम, रिसेंटली अपने डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के साथ के लिए अटलांटिस के साथ किसने पार्टनरशिप की है? तो मास्टर कार्ड ने एटलांटिस जो कि एक फिनटेक फर्म है उसके साथ डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप की है। मास्टर कार्ड जो इंडिया में है वो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम को रन कर रहा है ताकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये डिजिटल डिवाइस को प्रमोट किया सके। इसके लिए मास्टर कार्ड ने एटलांटिस के साथ पार्टनरशिप की है। एटलांटिस का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और ये फिनटेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम, ये देख लीजिए, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड करता है। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए मास्टर कार्ड ने एटलांटिस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। एटलांटिस कहाँ की कंपनी है? सिंगापुर की। मास्टर कार्ड आपको पता ही है, CEO चेंज हुए हैं इसके, माइकल बाग, और जो बंगा जी हैं अब उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गए हैं, पहले वो CEO थे। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क किस इंडियन स्टेट में डेवलप किया जा रहा है? तो इंडिया का फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क गोवा में डेवलप किया जा रहा है। बस इतना याद रखिए, गोवा में डेवलप किया जा रहा है और वर्ल्ड बैंक इसके लिए 3 करोड़ का लोन दे रहा है। यही 2 चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वर्ल्ड बैंक 3 करोड़ का लोन देगा किसके लिए? इंडिया के फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क के लिए। वर्ल्ड बैंक की बात कर ही लेते हैं जब आ गया है नाम। तो वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में स्थापना हुई थी। 189 मेंबर है वर्ल्ड बैंक में। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई है रिसेंटली? कार्मेन रिनहार्ट। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए